अनुराधा प्रसाद, चेयरपर्सन एवं एडिटर इन चीफ न्यूज 24, कहती हैं, ओशो का दर्शन विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। ओशो जैसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है। ओशो में आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप अपने किसी भी एक आदर्श व्यक्ति में देखना चाहते हैं। उनमें सब कुछ है, एक सफल वक्ता, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, संबुद्ध, रहस्यदर्शी। उन्होंने जो जीवन शैली हमें दी है, उसमें सब कुछ समाहित है। ऐसे व्यक्ति किसी और ही ग्रह के होते हैं जो इस पृथ्वी पर विचरण के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता इस जैसा इंसान कभी पैदा हो सकता है। ओशो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी वाणी और व्यक्तित्व दोनों का सामंजस्य सामने वाले को चुंबक की तरह खींच लेता है। ओशो नाम से मेरा परिचय 80 के दशक में हुआ। मैं खूब पत्रिकाएं पढ़ती थी। ये वो दौर था जब ओशो बहुत विवादित थे, इसलिए पत्र पत्रिकाओं में उनके आश्रम के बारे में बहुत कुछ छपता था। तब मुझे लगता था जैसे अन्य धार्मिक बाबा होते हैं, ऐसे ही ओशो भी कोई बाबा ही होंगे। फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी तो मैंने उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की, पर मैं नहीं समझ पाए। फिर धीरे धीरे जब मैं और बड़ी हुई और मैंने अपना काम करना शुरू किया तो ओशो को पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि धीरे धीरे मेरा तनाव कम हो रहा है और अंदर कुछ सूक्ष्म तल पर विकसित हो रहा है। तब मैंने अपनी जिंदगी में ओशो को जगह देनी शुरू करी। ओशो की सबसे पहली पुस्तक जिसने मुझे प्रभावित किया वो थी संभोग से समाधि की ओर, जिसे मैंने कम से कम 15-16 बार पढ़ा, क्योंकि जितनी बार मैं उसे पढ़ती उतनी ही बार वह पुस्तक कुछ नया उद्घाटित करती। तब मैंने महसूस किया कि इतनी खूबसूरत पुस्तक को मीडिया ने कितने गलत ढंग से प्रस्तुत किया। उसके बाद मैंने उन्हें नियमित पढ़ना शुरू किया। फिर तो मैं गाड़ी में भी उन्हीं की कैसेट सुनने लगी। मैंने अपनी युवा अवस्था में ही काम करना शुरू कर दिया था। टेलीविजन उस वक्त नया नया आया था, आगे कोई रास्ता नहीं था, नहीं कोई मापदंड था कि ऐसे और यहाँ चलो। ऊपर से जिंदगी की अन्य परेशानियां और जिम्मेदारियां, जिसके कारण तनाव भी होता था और गुस्सा भी आता था। परंतु यदि आप ओशो को पढ़ते रहते हो तो मैंने महसूस किया है कि धीरे धीरे यह सब कम और नियंत्रित होने लगता है। ओशो के शब्दों का स्वर बहुत ही सहज और गहरा है, जिसके कारण वह सरलता से अंदर तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। साथ ही वह जिस ढंग से गंभीर व जटिल बातों को समझाते हैं, सुनने वाले के लिए वह सरल हो जाता है। इतना ही नहीं, ओशो को सुनने वाला स्वयं को उनकी बातों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ पाता है। इन सब कारणों से लोग ओशो को सुनना पसंद करते हैं। ओशो की विशिष्ट बात एक यह भी थी कि वह बहुत अभिव्यक्तिशील और मिलनसार थे। वह अपने सुनने वालों के साथ एक संवाद स्थापित करते थे, लंबी लंबी वार्ताएं करते थे, जिससे दोनों के बीच एक संबंध निर्मित होता था। वरना जो हमारे साधु संत या ज्ञानी महात्मा थे, उनका आम इंसान से कोई रिश्ता नहीं होता था। ओशो ने एक एक इंसान की आंखों में झांका और वह उसके हृदय तक पहुंचे हैं। मुझे दुख है कि ओशो को उनके समय में नहीं समझा गया। शायद यही कारण है कि हम उन्हें वह दर्जा नहीं दे पाए हैं जिसके वह हकदार थे। दरअसल ओशो का जब उत्थान होना था तब हमारे देश में कई तरह के बदलाव हो रहे थे। वो विश्व के साथ जुड़ रहा था। उस वक्त हमारे देश में दो ऐसी चीजें आ गई थी जिसने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, और वो थी मंडल और कमंडल, जिसने ओशो को उस समय पीछे कर दिया। आज की बात करूं तो हमारा देश अभी भी काफी हद तक भोले भाले या डरपोक अज्ञानियों का देश है। हमारा समाज अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसे अभी भी मूलभूत चीजों की आवश्यकता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें इंस्टेंट कॉफी की तरह तुरंत समाधान मिले। उन्हें इन बाबाओं से कोई मंत्र, कोई ताबीज, कोई टोटका इत्यादि चाहिए। इसीलिए इनके अनुयायी आपको भारी तादाद में हर जगह मिल जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि इससे ओशो के दर्शन को, उनके योगदान को पीछे किया जा सकता है, बल्कि वो तो अपने शरीर छोड़ने के बाद और भी विस्तृत रूप से फैल रहे हैं। मेरा एक निजी विचार है, चाहे कोई उससे सहमत हो या न हो,
और वो यह है कि अगर हमें एक सभ्य समाज बनाना है, एक सफल देश बनाना है या एक नई दुनिया बनानी है, तो ओशो के दर्शन को हर स्कूल में 7वीं के बाद हर क्लास के बच्चों को पढ़ानी चाहिए।